नहीं, हम लोगों के लिए तो पहले दिन से चैलेंज था। कोई भी हमारी फिल्म को फंड करना नहीं चाह रहा था। बॉलीवुड ने कुछ स्क्रिप्ट में कुछ सुन के डिस्टेंस बनाया। एनिमेशन को पहले से ही एक सौतेले बच्चे जैसा ट्रीटमेंट मिलता है कि यार ये बच्चों के लिए, और ये चलती नहीं इंडिया में, कि ये मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाई है। भले ही मेरे कहानी के पात्र बच्चे हों, स्टोरी टेलर की एक यूनिकनेस होती है। अगर वो ट्रूथफुली अपनी कहानी बोले तो वो यूनिकनेस उसकी फिल्म में दिखेगी। आजकल के जो बच्चे हैं उनके पास खुद को एंटरटेन करने के कितने सारे ज़रिए हैं, इसके बारे में हमें बात करने की ज़रूरत तो है नहीं। लेकिन जो बच्चे 90s में पैदा हुए थे और बड़े हुए थे, या 2000 में पैदा हुए या बड़े हुए, उनके पास खुद को एंटरटेन करने के क्या ज़रिए थे? एक दो, या तो वो गली में जाके अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट या फुटबॉल खेल लेते थे, या फिर टीवी के सामने बैठकर अपनी फेवरेट फिल्म या कार्टून देखा करते थे। अगर आप उन बच्चों में से एक हैं जो टीवी पर बैठकर अपने फेवरेट कार्टून्स घंटों घंटों देखा करते थे, तो आपके लिए एक खुशखबरी है, और वो ये है कि हमारे साथ आज एक ऐसे शख्स हैं जो आपकी बचपन की यादों का हिस्सा हैं। उन्हें भले ही आप नाम से ना पहचानते हों, चेहरा ना पहचानते हों, लेकिन उनकी लिखी कहानियाँ, उनके लिखे कैरेक्टर्स आपके जहन में आज भी हैं, और वो शख्स हैं वैभव जी। थैंक यू वैभव सर, थैंक यू वेरी मच हमें अपना टाइम देने के लिए और खूब सारी यादें देने के लिए बचपन की। थैंक यू सो सो मच। वैभव जी की एक नई फिल्म आ रही है जिसके बारे में हम उनसे बात करेंगे, रिटर्न्स ऑफ द जंगल। सो सबसे पहले मेरा सवाल ये है सर, हम देख रहे हैं कि आजकल जो फिल्में हैं वो बिग बजट मसाला आ रही हैं, आप ला रहे हैं एक प्यारी सी क्यूट सी फिल्म जो हमारे जो बच्चे हैं आजकल के उनके लिए है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये कैसे हुआ? यही कारण है कि हम भी ऑब्जर्व कर रहे थे कि इस तरह की फिल्में हमें देखने को मिल ही नहीं रही जी। और पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमने बच्चों के लिए नहीं बनाई है। बच्चे शायद उसका लुत्फ उठाएंगे, नो डाउट जी, बट हम ये फिल्म अपने लिए बना रहे हैं कि जो हम एंजॉय कर सकें। अगर हमें अच्छी लग रही है तो हम अपनी ऑडियंस को देंगे, चाहे वो बच्चे हों, पेरेंट्स हों, ग्रैंड पेरेंट्स हों, टीनेजर्स हों। अब तक हमने जो टेस्ट स्क्रीनिंग्स की थी फिल्मों की, उसमें बच्चे बहुत ही कम रहे हैं, तो हम इसे पोर्ट्रे कर रहे हैं एज अ फैमिली फिल्म। जैसे आपने 90s के बच्चों की बात की, 90s के बच्चे अभी काफी बड़े हो गए होंगे, वो और मजा लेंगे इस फिल्म का जी। और ये सिर्फ एनिमेशन जो देखते थे उनके लिए नहीं, जो क्रिकेट खेलने जाते थे उनके लिए भी है, क्योंकि इस फिल्म में हम हमारे बचपन की सारी यादें और उसमें जो इंस्पायरिंग मोमेंट्स थे वो स्टोरी का एक रोलर कोस्टर बनाती है। सो जैसा कि आपने कहा टेस्ट स्क्रीनिंग की बात, और मैं थोड़ा पढ़ रहा था फिल्म के बारे में, आपके बारे में, तो मुझे पता चला इस फिल्म की जो स्क्रीनिंग हुई है यहाँ पर और बाहर भी बहुत तारीफें हुई हैं जी। तो एज अ डायरेक्टर आर यू सेटिस्फाइड कि मैंने जो बनाया था एटलीस्ट वो अचीव किया है? आई एम वेरी हैप्पी, वेरी प्राउड कि जो हमारी टीम ने उस विजन को जो एग्जीक्यूट किया है, वी आर वेरी हैप्पी। हम जो देना चाहते थे हम बहुत खुश हैं, बिकॉज हर एक टीम मेंबर ने इतना गजब का कंट्रीब्यूशन किया है। Therefore, we are very satisfied with what we have, created. So, भैरव जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हम टीवी सीरियल्स, मतलब टीवी पे आने वाले कार्टून्स को अगर एक साइड कर दें और आपने भी जो एनिमेशन फिल्में बनाई हैं उनको एक तरफ रख दें, तो बहुत लंबा एक अरसा है जहाँ पे बॉलीवुड ने या फिर साउथ की तरफ से भी बहुत कम एनिमेटेड फिल्में आई हैं जो इस बड़ी स्क्रीन पर लगी हो। हाल फिलहाल में कुछ फिल्में आई तो उन्होंने, जैसे महाअवतार नरसिम्हा थी, उसने बहुत अच्छी कमाई करी है, लेकिन उसमें जो है हमारी जो पुराणों की कथाएं हैं जी, उसका एक है, उसका सीरीज़ भी आएगी। जब मैं आपकी फिल्म का ट्रेलर देख रहा था तो इसमें हमारी पुराणों की कथाएं नहीं लेकिन लोक कथाएं हैं। सो क्या जब आप ये बना रहे थे और इस तरह की फिल्म हिट हो चुकी है, तो दिमाग में नहीं आया कि इसको चेंज करके थोड़ा सा कुछ बनाए, या फिर आप डटे हुए थे कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को ये पसंद भी आएगा, लेट्स नॉट फॉलो द ट्रेंड? तो जो एक पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि एक एनिमेशन फिल्म को बनने में एटलीस्ट 5 से 6 साल लगते हैं जी। इवन अ डिज्नी और अ पिक्सार और अ ड्रीमवर्क्स स्टूडियो जो है इतना वक्त लेती है। तो ये फिल्म जो है, क्योंकि हम इस फिल्म को खुद फंड कर रहे थे, पूरी तरह से सेल्फ फंडेड एक फिल्म है और बहुत छोटी टीम, 18 लोगों की एक कोर टीम ने इस फिल्म को बनाई है जी। ये फिल्म करीब 2008 से प्रोडक्शन में है। महाअवतार नरसिम्हा तो पिछले साल आई, उससे 2 साल पहले हमारी फिल्म प्रोड्यूस होके फिनिश हो चुकी थी, उसकी सिर्फ एडिटिंग और छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी जी।
तो किसी और की फिल्म को देख के आप अपनी फिल्म शायद कभी ना बदलें तो बेटर है, जी क्योंकि आपकी फिल्म एक ओरिजिनल थॉट से बनी है और वो महाअवतार नरसिम्हा से बहुत अलग है। जैसे आपने कहा ये फोकलोर है जी और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया, इन दोनों का एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूजन है हमारी फिल्म में। सो मुझे कोई कारण भी नहीं था कि जी उन्होंने ऐसी बनाई तो हम बदल दें, बिल्कुल नहीं। जी तो हमें जो कहानी बोलनी है, हर स्टोरी टेलर की एक यूनिकनेस होती है। अगर वो ट्रूथफुली अपनी कहानी बोले तो वो यूनिकनेस उसकी फिल्म में दिखेगी। तो इसीलिए मैं प्राउड हूँ रिटर्न ऑफ द जंगल से, बिकॉज हमने, हमारी इस पूरी टीम ने बहुत ही ट्रूथफुली उसमें काम किया और वो चीज़ पर्दे पे दिखती है। तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि ऑडियंस इज गोइंग टू गेट समथिंग वेरी यूनिक। जी और वो यूनिकनेस, पहली बात जो यूनिकनेस मुझे लगती है वो है कि अपने कंट्री का जो कल्चर है, हमारा एवरीडे इंडिया को आपने एनिमेशन में इस तरह से पहले कभी नहीं देखा है। जी तो वो मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगती है जो हर एज ग्रुप देखते ही कनेक्ट कर पाएगा। वो चाहे एनिमेशन हो, चाहे लोगों के डायलॉग्स और बात करने का ढंग हो, चाहे गाने हो। फिल्म में एक ब्यूटीफुल भजन है जी जो राग देस और राग पूर्य धनश्री में कंपोज्ड है। जी एक कव्वाली है, एक कैलिप्सो नंबर है, एक एक्पेला सॉन्ग है। साउथ इंडियन जो कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक है उसके छोटे अंश हैं गानों में। तो काफी डाइवर्स और रिच इस फिल्म का जो पैलेट है वो है। सो जैसा कि आपने बताया कि ये फिल्म जो है पिछले कई सालों से बन रही थी और फाइनली अब ये आने वाली, लेकिन जब आप एक इस तरह का क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाते हैं जो कई सालों से बन रहा है और आप एनिमेशन में हैं, तो हर साल इस तरह की चीज़ों में ना एक चेंज आता जाता है, क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है, चाहे वो इंडिया में बन रही हो या बाहर का जो सिनेमा बन रहा हो या बाहर का जो क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। तो हाउ डू यू इंश्योर एज अ डायरेक्टर कि अगर ये मेरी मूवी या मेरा प्रोजेक्ट जो भी है आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद आना है, तो आज मैं जो बना रहा हूँ वो आने वाले 5 साल तक रिलेवेंट रहेगा? ये आपने इस फिल्म में कैसे इंश्योर किया? देख, उसका एक बहुत ही सरल तरीका है। एज एन ऑडियंस मुझे अगर वो इमेज अच्छी लग रही है या मुझे वो कहानी पसंद आ रही है, मैं वो रखूंगा। मैं ये गेस नहीं कर सकता हूँ कि 5 साल बाद ये फिल्म रेलेवेंट होगी कि नहीं, मुझे नहीं पता, वो मेरे हाथ में नहीं है। मैं बट टेक्नोलॉजी की आज बात कर एज अ टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजी तो है, वो सिर्फ एक टूल है। अब जैसे बचपन में हम वाटर कलर से कभी आर्ट वर्क करते थे, कभी तो पेंसिल से करते थे, कभी क्रेयॉन से करते थे। ये तीनों की लुक एंड फील अलग है जी। ये तीनों अलग टूल्स हैं। सिमिलरली टेक्नोलॉजी हर दिन बदल रहा है और हर दिन टूल बदल रहा है, बट उस टूल को रख के मैं क्या बना रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे वो आउटपुट अच्छा लग रहा है तो ये फर्क नहीं पड़ता कि वो किस टूल से बनाई गई थी। आज भी कुछ पुरानी फिल्में जो सेलुलॉइड में शूट हुई होंगी, हमें कहानियां तो अभी भी अच्छी लगती है। उसमें जो कहानियां है सबसे पहले वो दिल को छूती है। आप भूल जाते हो ये पुरानी फिल्म थी या लाइव एक्शन फिल्म थी या एनिमेशन। मैं यही चाहूंगा कि दर्शक जब हमारी फिल्म देखें वो भूल जाएं कि ये एनिमेशन है जी, वो कहानी में घुस जाए जी, और वो उन कैरेक्टर्स, उन पात्रों की जो जर्नी है, अगर वो उसके साथ बहते जाएं तो मैं समझूंगा हमने काम अच्छे से किया। सो जैसा कि आपने कहा ये हमने काम अच्छे से किया, लेकिन जब हम एनिमेटेड मूवीज़ देखते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट देखते हैं, तो उसमें एक ख़ास बात होती है उसकी लैंग्वेज, जो आपको बहुत ध्यान रखना होता है। जनरली लोग जब एनिमेटेड मूवीज़ इसके बारे में बात करते हैं तो वो लैंग्वेज भूल जाते हैं, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ होता है, क्योंकि आपकी टारगेट ऑडियंस एकदम डिफरेंट होती है अगर आप किसी अलग तरह की फिल्म बना रहे हैं। जब आप इस तरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं तो आप क्या ध्यान में रखते हैं? क्योंकि आई थिंक उसके नियम भी काफ़ी अलग रहते हैं, तभी आप, क्योंकि टारगेटेड ऑडियंस बच्चों का ज़्यादा होगा। तो जो लैंग्वेज है, जो डायलॉग्स हैं, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि ये मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो बच्चों के समझ में आनी भी चाहिए, लैंग्वेज भी आज की जैसी होनी चाहिए, वो शब्द भी आज के होना चाहिए, जी। और वो जब एडिटिंग टेबल के बाहर जब सेंसर के लिए जाए तो कटे भी ना? तो सबसे पहले मैं दोहराना चाहूंगा कि ये मैंने बच्चों के लिए नहीं बनाई है। जी, भले ही मेरे कहानी के पात्र बच्चे हों, तो जब वो बात करते हैं तो मैं उस बात का ध्यान रखता हूं कि जब हम बच्चे थे या आजकल के भी जब बच्चों को मैं देखता हूं, उन सब का एक समावेश करके मैं अपने डायलॉग्स को लिखता हूं उन बच्चों के लिए, जो नेचुरल हो। मैं अपने दोस्त के साथ कैसे बात करूंगा, वो मैं चाहता हूं कि अपने डायलॉग्स में मैं वो पकड़ूं फ्लेवर। और बाकी जो सिचुएशंस हैं, जो कहानी के सिचुएशंस हैं, उसमें
काफ़ी इमोशनल, काफ़ी मैच्योर अप्स एंड डाउन्स आते हैं हमारी स्टोरी में। इसीलिए मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि ये मैंने तो बच्चों के लिए नहीं बनाई है, और कोई स्पेशल थॉट मैंने उसमें नहीं दिया है कि अच्छा बच्चों के लिए बना रहा हूँ तो ऐसे करता हूँ। मुझे नहीं पता बच्चों को आज क्या पसंद है, नहीं पसंद है जी। मुझे जो पसंद है या जिससे मैं प्राउड हूँ वो मैं अपनी ऑडियंस को दूंगा जी। फिर चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, वो मायने नहीं रखता। मतलब मैं मेरा पहला ऑडियंस हूँ, मैं क्वालिटी चेक करने वाला बंदा मैं हूँ। अगर मुझे एक कहानी ब्यूटीफुल लग रही है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगा। सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना मैंने ट्रेलर देखा तो वहाँ पे एक सीन है जहाँ पे बच्चे शायद दरगाह वगैरह में जी खड़े हुए हैं। अगर हम आज की बात करें तो कई सारे बड़े फिल्म मेकर भी थोड़ा बचना चाहते हैं क्योंकि पॉलिटिक्स उसमें घुस जाती है, लेकिन आपने अपनी फिल्म में इस तरह का सीन रखा है, तो इसका रीज़न क्या था? पहली चीज़, और हाँ, इसे गढ़ते हुए क्या आपको कभी ऐसा डर लगा कि मैं इसे डाल तो रहा हूँ कहीं फिल्म में बाद में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि आजकल पॉलिटिक्स में कुछ भी फट जाता है जिसे बोलते हैं इंटरनेट। ये बहुत अच्छा सवाल आपने, बहुत यूनिक एक सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है। तो इसका मैं सबसे सिंपल और सबसे ट्रूथफुल आंसर मैं आपको देता हूँ। मैं नुसरत फतेह अली खान के जो कवाली हैं आपने सुनी है? जी। आपको अच्छी लगती है? सारी। मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल लगती थी, मैं कॉलेज के टाइम से सुनता था जी। और एक गाना था याद नबी का जी, जो मुझे उसका धुन, उसकी धुन और उसके लिरिक्स दोनों ही मुझे बहुत ब्यूटीफुल लगे। और मैं एक बार जब उस गाने को फिर से रिसेंटली सुन रहा था तो मुझे लगा कि यार कोई अगर बीमार होगा ना तो इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक सुन के वो ठीक हो जाए। और वो थॉट मेरे दिमाग में रहा बहुत समय तक, और मुझे ये लगा कि यार अपनी फिल्म में मुझे ये चीज़ दिखाना है लोगों को कि एक सुंदर म्यूजिक से, म्यूजिक में क्या पावर है, और फिर चाहे वो म्यूजिक किसी भी कल्चर से हो। और मैंने कभी ये सोचा भी नहीं है कि मैं इस फेथ की जगह दूसरी फेथ को यूज करूं। मेरे लिए जो इंटरफेथ है वो शायद हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है, और वो उस स्ट्रेंथ को हमें कभी खोना नहीं चाहिए। जी। आज चाहे जो भी नैरेटिव हो, मुझे उससे लेना देना नहीं, बिकॉज इस कहानी की नींव बहुत पहले रखी हुई है। मैंने आपको कहा 2008 से, हम उससे पहले से ही मैं सोच रहा हूं इस कहानी के बारे में। 2008 में हमने शायद प्रोडक्शन शुरू की थी। जी। मेरे पिताजी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। मैं बचपन से कंट्री के अलग अलग कोनों में पला बड़ा हूं, अलग अलग कम्युनिटीज के साथ मैं बड़े हुआ हूं, अलग अलग लोगों ने मुझे पाला पोसा है। सो मैंने कभी कोई किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी रिलीजन को अलग नहीं माना है। और आर्मी में तो ऐसे होता था कि यार गुरु नानक जी का एनिवर्सरी है, गुरुद्वारे में हम सब जाएंगे प्रेयर के लिए। कोई भी इवेंट हो, चाहे किसी भी कल्चर का हो, आई थिंक आर्मी को हम जब रिस्पेक्ट करते हैं, उनका सीक्रेट ये है कि उनमें एक ऐसी यूनिटी है जो एक कंट्री के प्रति एक प्राइड है। तो मैं सोचता हूँ ठीक है, आर्मी में मेरे डैड ने 2 बैटल्स जीती, लड़े हैं, जीते हैं। मेरा बैटल अलग है, मैं फिल्म मेकर हूं, बट मैं भी अपने ऑडियंस को इंस्पायर करना चाहता हूं। तो जिन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुआ हूं वो मैं अपनी फिल्म में डाल रहा हूं, और मुझे बहुत प्राइड है। मुझे फियर नहीं है क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है, उल्टा मुझे प्राइड है क्योंकि मुझे लगता है जब ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी उन्हें भी वो प्राइड महसूस होगी। मेरा और कोई इल इंटेंशन नहीं है, ना ही मेरा कोई एजेंडा है किसी को मैं छेड़ूं। जैसा मैंने कहा, एक गाना था जो मुझे इतना पसंद आया, उसके लिए मैंने स्क्रिप्ट में ऐसा किया कि यार इस गाने से कुछ ब्यूटीफुल हो। जी। तो ये इनफैक्ट हमारी फिल्म का क्लाइमैक्स है। जब आप फिल्म देखेंगे, आई वुड वांट टू हियर योर ट्रूथफुल रिएक्शंस कि आपको कैसा लगा। श्योर। और जैसे कि फिल्म की जो बेसलाइन है, जोश, दोस्ती और ताकत, ये उन बच्चों की जर्नी है उस फिल्म में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, जो आपने शेयर किया वो तो हम लोग बताएंगे फिल्म कैसी लगी, बट एक चीज़ मुझे आपसे और जाननी है। आपको 2 बार नॉमिनेशन मिला है जी एमी अवार्ड्स में। सो जब आपके जैसा क्रिएटिव इंसान या फिल्म मेकर कोई भी प्रोजेक्ट लेकर जाता है, और ख़ास करके जहाँ एक ऐसा कंट्री जहाँ पे हीरो वर्शिप ज़्यादा है,
अगर आप इस तरह का प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं तो थोड़ा सा हम देखते हैं प्रोड्यूसर्स भी थोड़ा पीछे हटते हैं या उससे हाथ खींचने की कोशिश करते हैं, ऐसा सुना जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आप बॉलीवुड में या फिर इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से लेते हैं, ये प्रोजेक्ट लेकर जाते हैं, इस तरह के और प्रोजेक्ट बनाना चाहें, तो क्या एक इंसान जिसने देश का नाम इतना ऊंचा किया है उसको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है या फिर बहुत फ्लो में काम हो जाता है? नहीं, हम लोगों के लिए तो पहले दिन से चैलेंज था। जी। कोई भी हमारी फिल्म को फंड करना नहीं चाह रहा था, जी चाहे उनको कहानी पता हो ना जी। पता हो। उन्हें एक और इंडियन एनिमेशन फिल्म को सपोर्ट या फंड नहीं करना था, क्योंकि उस वक्त थिएटरों में हमारी जो इंडियन एनिमेशन फिल्में थी वो लॉस मेकिंग फिल्में थी, जी बहुत कम उसमें प्रॉफिट मेकिंग एक्सेप्शनल फिल्म्स थी। तो हमारे पास एक ही जरिया था कि हम इस फिल्म को पूरी तरह खुद फंड करें, क्योंकि हमें तो बनानी थी ये। तो हमारी जो टीम, उनको मैं एकदम आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने साल उन्होंने एक कंपनी में बिताए, एक प्रोजेक्ट पे बिताए जिस प्रोजेक्ट को वो कभी शेयर भी नहीं कर सकते। करीब 15 साल से उनकी सिंसियरिटी, उनके हार्डवर्क से ये फिल्म बनी है। तो चैलेंजेस जो हैं, ऐसा नहीं था कि बॉलीवुड ने कुछ स्क्रिप्ट में कुछ सुन के डिस्टेंस बनाया। एनिमेशन को पहले से ही एक सौतेले बच्चे जैसा ट्रीटमेंट मिलता है कि यार ये बच्चों के लिए और ये चलती नहीं इंडिया में, जो कि गलत है। उसको हम गलत प्रूव करना चाहते हैं। एक तो ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, हर कोई देख सकता है। और दूसरी बात है कि एनिमेशन नहीं चलती। एनिमेशन इतना ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। आपने ट्रेलर्स देखे हैं, हमें ट्रेलर्स और टीजर्स और हमारी जो कैंपेन चल रही थी ऑलमोस्ट 1 महीना पहले शुरू हुई थी, और इतना ओवरवेलमिंग हमें रेस्पॉन्स मिला है। तो आई थिंक ये फिल्म वो सब चीज़ों को गलत साबित करेगी। सो जो भी रिस्पांस आपको मिला है, आई गेस वो जब फिल्म थिएटर में आएगी तो वो नंबर्स में भी, बॉक्स ऑफिस नंबर्स में भी तब्दील होगा। और जैसा कि आपने कहा कि एनिमेटेड जो मूवीज़ हैं इंडिया में उसको सौतेला बेटा मानते हैं, आई थिंक वो सौतेले बेटे वाला टैग उससे हट जाएगा और इसकी शुरुआत जो पिछली कई फिल्मों से हुई है और आपकी फिल्म उसको आगे लेकर जाएगी जी। एंड वी विश यू अ लक, लॉट्स ऑफ लक सर, ताकि आपकी फिल्म और अच्छा कारोबार करे और हम इस तरह की फिल्में और ज़्यादा इंडिया में देख पाएँ और हमारे यहाँ की एनिमेटेड मूवीज़ या एनिमेशन जो है वो वर्ल्ड लेवल पे उसको कम्पीट करे। एंड इन द लास्ट, अगर आप ऑडियंस के लिए कुछ बोलना चाहें जो फिल्म देखने के लिए तैयार है, जो रिस्पॉन्स आपको मिला है। 29 मई को रिलीज हो रही है और मैं आप लोगों की रिव्यूज़ जानना चाहूँगा। हमारी टीम ने तो बहुत ईमानदारी से इस फिल्म को बनाई है, आप लोगों के लिए बनाई है। तो आपके रिव्यूज़ डेफिनेटली हमें राहुल भाई के माध्यम से भेजिए। वी विल बी वेरी वेरी ईगर टू लिसन टू योर रिव्यूज़। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।